हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड, खाकी सीरीज में आज एक नई तरह से दोस्तों प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब दोस्तों इस खाकी सीरीज में जो है हर सब्जेक्ट से फाइव क्वेश्चन लिए गए हैं। पहले 5 क्वेश्चन जो हैं जियोग्राफी से लिए गए जो इम्पोर्टेंट है, और दोस्तों चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। जैसे पहला चैप्टर जो है इंडियन जियोग्राफी का मैंने लिया है, भारत का भौतिक स्वरूप, तो वहाँ से 5 क्वेश्चन है। उसके बाद हिस्ट्री का 5 क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता से। उसके बाद दोस्तों जो है करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन लिए गए हैं। उसके बाद दोस्तों जो है पॉलिटी से 5 क्वेश्चन लिए गए हैं। इस प्रकार हर सब्जेक्ट से दोस्तों 5 क्वेश्चन लिए गए हैं। जियोग्राफी के बाद इकोनॉमिक्स लेंगे, संविधान के बाद तो जो है हम केमिस्ट्री ले लेंगे। इस प्रकार आप सभी के जीके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं वहाँ के चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर वाइज हम दोस्तों सभी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने वाले हैं। इसलिए आप सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक और शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास की पीडीएफ के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप सभी को क्लास की पीडीएफ मिलने वाली है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का भौतिक स्वरूप किस प्रकार है? भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है? दोस्तों यहाँ पर बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन है। पहले दोस्तों आप सभी की बेसिक अच्छी करा दी जाए, उसके बाद दोस्तों आपसे एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी देखेंगे। भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है? पर्वतीय, पठारी और मैदान का मिश्रण है। केवल पर्वतीय है, केवल पठारी है, केवल जो है मैदानी है। तो राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। भारत का भौतिक स्वरूप जो है पर्वतीय है, पठारी है और मैदान का मिश्रण है। चलिए इसके बारे में और देखते हैं जो यहाँ से क्वेश्चन और इसके साथ बन सकते हैं। तो देख सकते हैं भारत का भौतिक स्वरूप पर्वत, मैदान और पठारों का मिश्रण है। इसमें उत्तर में हिमालय, मध्य भारत में पठार और दक्षिण में दक्कन का पठार प्रमुख है। इन भौतिक विशेषताओं की वजह से भारत की भौगोलिक संरचना विविध और विस्तृत है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस क्षेत्र में सबसे बड़े पठार पाए जाते हैं? भारत के किस क्षेत्र में सबसे बड़े पठार पाए जाते हैं? उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पश्चिमी भारत में, या फिर दोस्तों जो है पूर्वी भारत में? आप सभी सोच रहे हैं ये दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत ये क्या है? तो मान लो दोस्तों एक वृत्त में आप सभी को समझा रहे हैं। भारत का मैप तो उतनी जल्द नहीं बनेगा। मान लो ये हमारा भारत है। क्या है दोस्तों? भारत है। और आप सभी को पता होगा कि दिशाओं का अध्ययन किस प्रकार करते हैं, ये भी आप सभी को पता होगा। तो ऊपरी जो ऊपर तरफ होता है मैप में उसे उत्तर कहते हैं, नीचे के साइड जो होता है उसे दक्षिण कहते हैं, साउथ कहते हैं, और जो दाहिनी तरफ होता है दोस्तों उसे ईस्ट कहते हैं, माने पूर्व कहते हैं, और जो बाएं तरफ होता है उसे वेस्ट कहते हैं, माने पश्चिम कहते हैं। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो उत्तर भारत का मतलब क्या है दोस्तों? उत्तर भारत का मतलब है इस साइड का जो भारत है इसे उत्तर भारत बोल रहे हैं, ठीक है। और जो दक्षिण भारत का मतलब ये नीचे की तरफ से एरिया जो है उसे दक्षिण भारत। और अगर बात करें पश्चिमी भारत तो इस तरफ का जो एरिया है दोस्तों इसे क्या कहते हैं? पश्चिमी भारत कहते हैं। और पूर्वी भारत की बात करें तो इस तरफ का जो एरिया होता है इसे पूर्वी भारत कहते हैं। इसी का बात हो रहा है मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है आप सभी से कि भारत के किस भाग में सबसे बड़े पर्वत पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं, ये आप सभी से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में भारत के सबसे बड़े जो हैं पठार पाए जाते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। दक्षिण भारत में दक्कन पठार स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा पठार है। यह पठार भारत के दक्षिणी भाग को कवर करता है और यहाँ की जलवायु, मिट्टी और वनस्पति पर भी इसका प्रभाव डालती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन सा पर्वत श्रृंग हिमालय के पश्चिमी भाग में स्थित है? भारत में कौन सा पर्वत श्रृंग हिमालय के पश्चिमी भाग में स्थित है? पश्चिम भाग में कौन सा पर्वत श्रृंग हिमालय का स्थित है, ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। अरावली है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, या पर्वतीय क्षेत्र है? तो राइट आंसर क्या है? अरावली है। पश्चिमी भाग में कौन सा स्थित है? अरावली स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंग भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है, जो राजस्थान से लेकर हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। यह भारत का सबसे पुराना पर्वत है और एक महत्वपूर्ण भौतिक विशेषता है इसकी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? गंगा। गंगा नदी तंत्र जो है भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र है।
गंगा नदी भारत का सबसे लंबा और महत्वपूर्ण नदी तंत्र है। यह उत्तर भारत से होकर बहती है और भारतीय सभ्यता और संस्कृति में इसका विशेष महत्व है। इसकी सहायक नदियाँ भी बहुत प्रमुख हैं, जैसे जो है यमुना, सरस्वती, रामगंगा, कोसी, ये सब दोस्तों क्या है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पठारों की प्रमुख विशेषता क्या है। भारत के पठारों की प्रमुख विशेषता क्या है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। काले रंग की मिट्टी और घनी वनस्पति इसकी विशेषता है। बलुआ पत्थर की विशेषता सूखा वातावरण है। उर्वर मिट्टी, शीतल जलवायु है। जलवायु में विविधता, ऊंचे पहाड़ हैं। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा भी बिल्कुल राइट है। बलुआ पत्थर की विशेषता और सूखा वातावरण जो है भारत के पठारों की प्रमुख विशेषता है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, भारत के पठार विशेष रूप से डेक्कन पठार में बलुआ पत्थर की चट्टानों का प्रचुरता है और ये क्षेत्र आमतौर पर सूखे होते हैं। यहाँ की जलवायु और भूमि कृषि के लिए उपयुक्त होती है, लेकिन ये क्षेत्र शुष्क भी होते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। आगे देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, हमारा जो 5 क्वेश्चन था जियोग्राफी का वो फिनिश हो चुका है। अब 5 क्वेश्चन हम लेंगे पॉलिटी से। इसी प्रकार हर सब्जेक्ट से दोस्तों हम 20 क्वेश्चन लेने वाले हैं, एक एक सब्जेक्ट कर आप सभी के जो दोस्तों हैं चैप्टर वाइज सब्जेक्ट जो हैं आप सभी के तैयार होने वाले हैं, इसलिए आप सभी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? क्या संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 जनवरी 1950 को या 15 अगस्त 1946 को? तो राइट आंसर क्या है, 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की स्थापना हुई थी। इसके बारे में और देख सकते हैं, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका उद्देश्य भारत के लिए एक संविधान तैयार करना था। यह सभा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद एक लोकतांत्रिक संविधान बनाने के लिए गठित की गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। और बात करने की अगर संविधान सभा गठन किस मिशन के तहत हुई थी, तो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा की गठन हुई थी। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। वहीं बात करने के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कब बने थे? 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब बने थे? तो 11 दिसंबर 1946 को। कब? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। आगे देखते हैं इनके बारे में, आखिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या क्या रह चुके हैं। भारतीय संविधान सभा के पहले और अंतिम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की और भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को पूरा किया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले क्या बने थे? राष्ट्रपति। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं बात कर लें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। आगे देखते हैं, संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 299, 389, 308 या फिर 252? तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है, 389। कितने? 389 सदस्य बने थे। भारतीय संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। इनमें से 299 सदस्य भारतीय संघ से थे, माने राज्य से थे, और 93 जो थे भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधि थे। कहाँ के? भारतीय प्रांतों, मतलब जहाँ पर राजाओं का शासन था वहाँ से ये लिए गए थे। और 4 सदस्य जो है तत्कालीन अवध प्रांत से थे, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किस दिन हुए थे? मतलब पूछा जा रहा है जब हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था तो उस पर हस्ताक्षर कब हुए थे, सिग्नेचर कब हुए थे, ये आपसे पूछा जा रहा है।
15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, या फिर दोस्तों जो है 26 नवंबर 1949 को, या फिर 15 अगस्त 1946 को। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पर दोस्तों सिग्नेचर हुए थे। भारतीय संविधान पर 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसे गणराज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। गणतंत्रता दिवस जो है हमारा वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं बात कर ले स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अगस्त को मनाया जाता है। संविधान सभा के सदस्य बनने के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया गया था? संविधान सभा के सदस्य बनने के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया गया था? विधायिका द्वारा चुनाव, केंद्रीय असेंबली द्वारा चुनाव, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुनाव, या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, जो है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुनाव किया गया था। कैसा किया गया था? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुनाव किया गया था। संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुनाव के माध्यम से चुने गए थे। यह चुनाव एक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत किया गया था, जिसमें भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों, समुदायों और क्षेत्रीय हितों का ध्यान रखा गया था। ये भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे देखते हैं। अब स्टैटिक जीके का क्वेश्चन देख सकते हैं। स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन लिया गया है, भारत में प्रकाश उत्सव जिसे दिवाली कहते हैं किस कब मनाया जाता है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। और कब मनाया जाता है तथा इसमें किसकी पूजा की जाती है, यह आपसे से पूछा गया है इस प्रश्न में। भारत में प्रकाश उत्सव किसे माना जाता है, कि इसमें किसकी पूजा की जाती है? भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान राम का अयोध्या लौटने पर यह पूजा मतलब दिवाली मनाई गई थी। भगवान शिव की पूजा की जाती है। गुरु नानक जी की जन्म के उत्सव में ऐसे मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा दोस्तों बी बिल्कुल राइट है। भगवान राम के अयोध्या लौटने पर दोस्तों जो है दीपावली मनाई जाती है या प्रकाश उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। दिवाली, जिसे प्रकाश उत्सव भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में विशेष रूप से भगवान राम के अयोध्या लौटने और 14 वर्षों का वनवास समाप्त करने के अवसर पर मनाई जाती है। इसे अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक माना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि दिवाली को किसका प्रतीक माना जाता है, तो अंधकार से प्रकाश की ओर लौटना ही दिवाली का मुख्य प्रतीक है। आगे देखते हैं। भारत में होली उत्सव कब मनाया जाता है? भारत में होली उत्सव कब मनाया जाता है? फरवरी मार्च में, जनवरी फरवरी में, अक्टूबर नवंबर में, या अप्रैल मई में? तो राइट आंसर क्या है? फरवरी मार्च में जो है ये फरवरी और मार्च के बीच में होली पड़ती है। ये भी आप याद रखिएगा। इसके आगे देखते हैं इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी जो है। होली भारत का प्रमुख रंगों का त्यौहार है जो प्रत्येक वर्ष फरवरी मार्च में मनाया जाता है। यह फागुन माह इम्पॉर्टेंट यहाँ से बनता है। कभी कभी पूछा जाता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होली कब मनाई जाती है, तो फागुन में, फागुन की पूर्णिमा को मनाई जाती है। और यह रंगों की बौछार, प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। ये यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि होली किसका प्रतीक है, तो रंगों की बौछार का, प्रेम का और भाईचारे का प्रतीक है। दिवाली किसका था, तो अंधकार से प्रकाश की ओर लौटने का प्रतीक दिवाली था। आगे देखते हैं। पोंगल महोत्सव किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? पोंगल उत्सव भारत के किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। इसके बारे में और देखते हैं पोंगल के बारे में। पोंगल उत्सव विशेष रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है। यह एक कृषि आधारित त्यौहार है जो फसल की कटाई के बाद आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। यह 4 दिन चलता है और नए धान्य की पूजा की जाती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। गणेश चतुर्थी उत्सव किस देवता के जन्म का पर्व है? गणेश चतुर्थी उत्सव किस देवता के जन्म का पर्व है? भगवान शिव का, भगवान गणेश का, भगवान राम का, या भगवान कृष्ण का? तो राइट आंसर क्या है? भगवान गणेश का। गणेश चतुर्थी माने गणेश जी के बारे में बात हो रही है, यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं।
गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्म का उत्सव है। यह महोत्सव विशेष रूप से महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और कुछ अन्य राज्यों में धूमधाम से मनाया जाता है। लोग घरों में गणेश जी की मूर्तियां स्थापित करते हैं और 10 दिन बाद उन्हें विसर्जित करते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यह बन सकता है कि गणेश चतुर्थी कितने दिन चलती है, तो 10 दिन चलती है। कितने? 10 दिन। दोस्तों एक एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट लिए गए हैं और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और इसे सभी स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं सिंपल है कर लेंगे, लेकिन आप सभी को पहले तो नहीं पता होगा कि गणेश चतुर्थी कितने दिन चलती है। जिन राज्यों में, जैसे कर्नाटक राज्यों में मनाया था तो वहाँ के लोगों को पता होगा, लेकिन जैसे यूपी के हैं, बिहार के हैं, इन लोगों को नहीं पता होगा। इसलिए आप सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन जो है याद कर लीजिएगा। अगर आप सभी को दोस्तों 20 में 20 क्वेश्चन करना है तो आप सभी को बिल्कुल ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना होगा और वीडियो अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा ज़रूर देखिएगा, ताकि आप सभी के सभी क्वेश्चन तैयार हो जाएं। अगर आप सभी खाकी सीरीज की पूरी सीरीज ले लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आप सभी की जीके जीएस का एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। भारत में दिवाली के समय को किस मौसम से जोड़ा जाता है? भारत में दिवाली के समय को किस मौसम से जोड़ा जाता है? सर्दी से, गर्मी से, या फिर जो है वर्षा से, या फिर शरद ऋतु से? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा दोस्तों डी बिल्कुल राइट है। शरद ऋतु से जोड़ी जाती है। किससे? शरद ऋतु से। आगे देखते हैं इसके बारे में। दिवाली जो कि शरद ऋतु में मनाई जाती है, विशेष रूप से हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यह है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो है दिवाली किस माह में मनाई जाती है? तो कार्तिक माह। और मौसम बदलने का प्रतीक है। किसका है? मौसम बदलने का प्रतीक है। रात्रि को दीप जलाने की परंपरा के कारण प्रकाश दोस्तों भी इसे कहा जाता है। आगे देखते हैं। हाल ही में किसे आईसीसी पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना गया है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाल ही में किसे आईसीसी पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना गया है? विराट कोहली को, सुमन गिल को, बाबर आजम को, या फिर दोस्तों एक नाम और है रविंद्र जडेजा को? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा भी बिल्कुल राइट है। सुमन गिल को जो है आईसीसी पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं नवंबर 2024 में भारतीय क्रिकेट सुमन गिल को आईसीसी पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन के साथ क्रिकेट दुनिया में अपनी जगह बनाई है। खासकर वनडे और टेस्ट क्रिकेट में उनके खेल की सराहना की जाती है। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका, जापान, श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया? तो राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन हमारा सी है, श्रीलंका के साथ। किसके साथ? श्रीलंका के साथ भारत ने किया है। नवंबर 2024 में भारत और श्रीलंका ने समुद्री सुरक्षा और आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य जो है दोनों देशों के बीच समुद्री आपदाओं और आतंकवादियों के खतरे से निपटने के लिए सहयोग को मजबूत करना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजीव गांधी विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2024 किसे मिला? राजीव गांधी विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2024 किसे मिला? डॉक्टर मणिचंदन को, डॉक्टर अपराजिता शंकर को, डॉक्टर रविशंकर को, या फिर डॉक्टर अरुण थॉमस को? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट था, डॉक्टर मणिचंद्रन को। किसे मिला है? डॉक्टर रविचंद्रन को मिला है। राजीव गांधी विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2024 डॉक्टर मणिचंद्रन को उनके क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया। उनका काम विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी और विज्ञान में शोध के क्षेत्र में रहा है। आगे देखते हैं। नवंबर 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वोकल फॉर लोकल अभियान शुरू किया है? मतलब पूछा जा रहा है नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में वोकल फॉर लोकल अभियान शुरू किया है?
तो राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में क्या है? इसके बारे में और देख लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2024 में मध्य प्रदेश में वोकल फॉर लोकल अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना है ताकि भारत में स्वदेशी उत्पादों का उपभोग बढ़े और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। आगे देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत ने 2024 में किस देश के साथ स्पेस डायलॉग की शुरुआत की? भारत ने 2024 में किस देश के साथ स्पेस डायलॉग की शुरुआत की है? रूस, अमेरिका, जापान या फ्रांस? तो राइट आंसर क्या है? जापान के साथ। किसके साथ? जापान के साथ की है। भारत और जापान ने 2024 में स्पेस डायलॉग की शुरुआत की। यह संवाद दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया। इस संवाद का उद्देश्य अंतरिक्ष में व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करना था। तो फ्रेंड्स, आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसे भी आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो पढ़ाए हैं इसी में से पूछें या दोस्तों अलग से पूछ लें। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे फ्रेंड्स संविधान सभा से कि संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये आप सभी को बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। और यह भी साथ बताना है कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। अगर आप सभी को किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चन इसमें ऐड कराने हैं या फिर जैसे मैंने सोचा है पहले एक सब्जेक्ट को कवर कर दें या ठीक है, तो इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। अगर आप सभी को और एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन मैं ला सकता हूँ। फ्रेंड्स, आपसे कोई अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।